नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में हम जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं और उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आती हैं ताकि जो बचे हुए काउंसलिंग है, जैसे कि कल 229 लोग का हुआ था, आज जो हुआ है टोटल कितना हुआ है 500 और 600 मतलब 1100 लोग का हो चुका है। मतलब सुबह स्लॉट में क्या कर रहे हैं, 250 लोग को बलस्तर संभाग से बुला रहे हैं और 300 संभाग को 300 लोगों को सरगुजा संभाग से, ऐसे ही 2 स्लॉट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे भी, क्योंकि एक्चुअली आज मैं भी गया था काउंसलिंग में, तो आपको और बहुत सारी चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा हेजिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बहुत बड़ा दिक्कत नहीं हो रहा है, जैसे पीएससी में होता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे ही हो रहा है। हाँ, डॉक्यूमेंट आपका जो है प्रतिपूरक, जो कल जैसे मैं बताया था पात्र होने के कारण, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उतना ये नहीं है। कई लोग बोल रहे थे ना कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे काउंसलिंग की प्रक्रिया। आप जब डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आपको कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें होगा, वो सारा चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ें ये भी बताएंगे कि आप पात्र है या अपात्र है, ये कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं अभी मोटा मोटा। ठीक है, मोटा मोटा क्या पूरा ही कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस क्या है ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए अभी दूसरा जैसे हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात करते हैं, देखो आपको कहाँ जाना है। एक तो मैं बताया था क्या क्या अपडेट हो चुका है, आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, एड्रेस चेंज हो चुका है, कल बताया था। ये आ चुका है कहाँ पे, जय स्तंभ चौक पे, जय स्तंभ चौक पे मल्टी लेवल पार्किंग स्थल है, वहाँ पे दक्ष क्रमांक करके दिया है। ठीक है, वो 3rd फ्लोर में आएंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपका जस्ट। ठीक है, वहीं पे आसपास में जो जैसे कि अभी शहीद वीर नारायण जी की उसका मूर्ति भी लगा हुआ है जस्ट जय स्तंभ चौक के जैसे पहले। ठीक है, तो एकदम चौक में दिया ताकि आने जाने वाले किसी को दिक्कत मत हो, ऐसे करके। दूसरा चीज़ें क्या चेंज हुआ है, दूसरा चीज़ें छत्तीसगढ़ की एक्चुअली जो जैसे कि देखिए कई लोगों को क्या हुआ है कि कल रात को या आपको मिला होगा अलॉटमेंट लेटर मिला होगा। क्या मिला होगा, अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर, या इसको हम लोग आवेदन, इसको बोल सकते हैं सत्यता आवेदन पत्र बोल सकते हैं, सत्यता आवेदन पत्र। ठीक है, सत्यता आवेदन पत्र, ये कब डाउनलोड किए थे, कल डाउनलोड करके मैं दिखाया था। कैसे डाउनलोड करना था ये मैं बताया था। देखो कुछ कुछ चेंजेस हैं, सबको एक साथ बताया जाएगा। ये देखो, ये सपोज दैट हमने साइट खोला, इसके बाद खुल गया आपका क्या, जैसे कि मैंने अपना लॉगिन आईडी पहले से कर दिया था। ये मेरे को क्या दिखा रहा था, अलॉटमेंट दिखा रहा था कि आपको ये स्कूल मिला हुआ है। ठीक है, कांकेर में। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन पत्र था, क्या था, दस्तावेज सत्यापन पत्र। दस्तावेज सत्यापन पत्र में जाएंगे, इसको दस्तावेज सत्यापन बोलेंगे। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन पत्र, दस्तावेज सत्यापन पत्र जो था, जैसे कि कल जो खुल रहा था। ठीक है, तो जैसे कि जिसका डीवीसी नहीं हुआ है वो अभी तक के खुलेगा ये। ठीक है, तो जब डीवीसी खुलेगा तो आप लोग जैसे कि सामने जो लेटर था उसमें ना कई जगह बस्तर संभाग वालों का सरगुजा दिखा रहा था, जिसको बस्तर मिला है, लेकिन उसमें एड्रेस जो फाइंड हो रहा था वो क्या दिखा रहा था, सरगुजा दिखा रहा था। कई लोगों को नवा रायपुर दिखा रहा है, इंद्रावती भवन करके, वो शाम तक अपलोड कर दिया गया है। आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अपलोडेड। ठीक है, अपलोडेड मतलब जैसे कि बस्तर में हुआ है तो बस्तर संभाग का एड्रेस दिखाना चाहिए, सरगुजा में हुआ है तो सरगुजा संभाग का दिखाना चाहिए, इंद्रावती भवन का नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि इंद्रावती भवन से लेना देना नहीं है, बस्तर संभाग से है और सरगुजा संभाग से। तो ये दोनों आपका दस्तावेज सत्यापन पत्र में दिखा होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें चेंज हो गए हैं, एक तो एड्रेस चेंज हो गया है, एक अलॉटमेंट लेटर का नीचे का जो पार्ट है वो भी चेंज हो चुका है। तीसरा चीज़ आपको बता दूं, एक्चुअली छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक इनके लिए है ये ना, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के लिए है। मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक वाले जो हैं वो लोग भी थोड़ा से अपने आप को अपडेट रखेंगे। इनका जो काउंसलिंग चल रहा है, इनके काउंसलिंग में क्या क्या है देखो, जैसे ये ना, देखो सहायक शिक्षक के लिए कट ऑफ रैंक के लिए स्पष्टीकरण सूचना आया है। क्या है स्पष्टीकरण सूचना, देखें जैसे कि हम लोग देखते हैं, ये डॉक्यूमेंट खुल गया। देखो शिक्षक भर्ती सीधी भर्ती 2023 संशोधित अधिसूचना है 23/8/2023 को। ठीक है, ये एक्चुअली परसों शाम को हुआ था। तो इसमें क्या है, सारा चीज़ें कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत क्या था यहाँ पे, इनका जो कट ऑफ था ना, मतलब जैसे कि जनरल हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, ये सब सही था। केवल दिक्कत एसटी वर्ग का था। एसटी वर्ग का क्या हुआ
कि जब शुरू में जब लिस्ट निकाले गए थे तो कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि मेरा लॉगिन आईडी क्यों नहीं खुल रहा सर, एसटी वाले ज़्यादातर बोल रहे थे। तो हल्का से डाउट हुआ कि कुछ तो दिक्कत है करके। बाद में पता चला वेरीफाई करने पे कि शुरू में क्या किया था, पीवीटीजी ओपन का दिखा दिया था कि 1,32,419 रैंक गया है करके। तो 1,32,419 जो रैंक है वो किसका है, एसटी का, नॉर्मल का नहीं है, एसटी के जगह पीवीटीजी का होता है। अब कई बच्चे जैसे कि हैं कि जिनको ना पीवीटीजी नहीं पता होता है, एक पीवीटीजी होता है और एक क्या होता है, एसटी होता है। देखो एसटी तो ये भी होता है, बट क्या होता है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा पर्टिकुलरेट वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप करके एक समूह होता है, पहले इसको पीटीजी बोलते थे। मतलब इसमें क्या होता है, विशेष पिछड़ी जनजाति, छत्तीसगढ़ के जितने सारे जनजाति हैं उसमें विशेष पिछड़ी जनजाति वालों को काउंट किया जाता है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा, अगर आपने CGPS या GS भी पढ़े होंगे तो, कि टोटल ऐसे 5 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और 2 ठो हमारा स्टेट गवर्नमेंट की है। कौन कौन से देखो, एक बैगा होता है, एक अबूझमाड़ है, एक कमार होगा, ठीक है, एक पहाड़ी कोरवा है। ओके, बैगा हो गया, अबूझमाड़ हो गया, कमार हो गया, पहाड़ी कोरवा हो गया और एक शायद बिरहोर है, हाँ बिरहोर। ठीक है, ये 5 जनजाति, और एक ठोक हो जाएगा पंडो हो जाएगा, ठीक, और एक क्या हो जाएगा, भुंजिया हो जाएगा, पंडो और भुंजिया ऐसे। ठीक है, टोटल ना 7 जनजाति को पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी ग्रुप में शामिल किया गया है। तो इन लोगों का क्या है कि साक्षरता रेट थोड़ा से कम है, इन लोग एक्चुअली अभ्यर्थी भी कम तैयार होते हैं, तो इनके लिए थोड़ा से ना लिबरल किया जाता है। क्या लिबरल किया जाता है, जैसे कि आपका बीएड नहीं है या आपने सीजीटेट पास नहीं हुए हैं तो आपको मतलब 1 वर्ष या 2 वर्ष का टाइम देते हैं ना, रूल्स हैं कि इन 7 लोग को रहेगा तो इनको लिबरल करके सीजीटी पास होने का अवसर दिया जाएगा या बीएड पास होने का अवसर दिया जाएगा, अगर आपका शिक्षक भर्ती में रैंक आया है तो। नहीं आया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसटी वालों को इसमें छूट नहीं दिया जा रहा है, नॉर्मल एसटी वाले को। मतलब छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति हैं और 42 जनजाति में से ये 7 जनजाति को छोड़ दिया जाए तो बाकी जनजाति को क्या किया गया है, छूट नहीं दिया गया है। ठीक है, और ऑलरेडी इन लोग का क्या होता है, आबादी कम होता है। पता होगा कि पिछले साल पीवीटीजी ग्रुप वाले को ही सीधी भर्ती, सीधा नौकरी दे रहे थे। जो 12वीं पास है ना, उनको सीधा शिक्षक भर्ती में बैठा दिए थे प्राइमरी स्कूल में। मेरे गांव भी एक टीचर आए हुए हैं ऐसे बैगा का। ठीक है, तो ये बहुत सही भी है क्योंकि उनके पारिवारिक पोषण के लिए या फिर सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में वो लोग आगे बढ़ते हैं। ये हुआ बात, हमें फोकस करना है एग्जाम में। तो ये जो रैंक हुआ था एक्चुअली ये एसटी वालों का जो था ना वो नहीं आया था, केवल इसी बस का रैंक आया था ऐसे लोगों का। तो इनका ही 1,32,000 तक के रैंक गया था 419 करके, बस कि इसका रैंक नहीं डाल पाए थे गलती से ना डीपीआई वालों ने। और जो एसटी में नॉर्मल थे जैसे कि गोड हो गया, वो लोग चेक कर रहे हैं, अरे यार मेरा रैंक तो 70,000 था, 70,000 था, तो मेरा कैसे लॉगिन आईडी नहीं हो रहा है, जबकि इसका एग्जैक्टली जो रैंक था वो कितना था वो देख लेते हैं। देखो अनुसूचित जनजाति के जो मुक्त का रैंक आया है 64,536, 64,536 रैंक तक के बुलाया गया पहला लिस्ट में, और महिलाओं का भी उतना ही है 64,536 करके। ठीक है, पीवीटीजी ओपन का आया है 1,32,419 और फीमेल का भी उतना ही है ना, मतलब जो लोग भरे हैं जिसका लोएस्ट नंबर है वो। ओके, और 1,45,834 ये आपका भूतपूर्व सैनिक का है एसटी में, एसटी का ना, पीवीटीजी का नहीं, एसटी का। ठीक है, ओके, पीवीटीजी के हैं और अपने एग्जाम में बैठ गए ना तो आपको मिल जाएगा, ऐसा है। ठीक है, दूसरा लिस्ट में और मिलते नहीं है कैंडिडेट क्योंकि उतना नहीं है पढ़ाई लिखाई में। अब कुछ कुछ हो रहे हैं सक्षम, वो अच्छी बातें हैं ना। हाँ चलिए, तो ये चीज़ें बस था, बाकी जो था ना वो लगभग सेम था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या कि पीवीटीजी ओपन का 1,32,419 गए हैं और 64 है। जैसे 1-2 कॉन्टेक्ट में थे मेरे जिसका 70,000 आया था, तो आज उनका क्लियरिफाई हुआ कि उनका सेकेंड लिस्ट में चांसेस है आने का। ठीक है, तो लॉगिन आईडी क्यों नहीं हो रहा है, ये दिक्कत क्लियर हो गया। बाकी सारा जो अपडेट था वो केवल वही था, तो इसको अनुमोदित करके इसको क्या किया गया, संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बता दिया कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुआ था, इसमें बता दिया। सहायक शिक्षक वाला ये हुआ चेंज। कल क्या हुआ था आपका दस्तावेज सत्यापन पत्र में, जैसे शिक्षक भर्ती के लिए वो सहायक शिक्षक के लिए, इसमें आपका जो एड्रेस है वो चेंज लेके जाना है, एड्रेस चेंज हो चुका है, तो दस्तावेज सत्यापन पत्र में जिस संभाग से हुआ ना उसी संभाग को लेके जाना है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, और ये है आपका एड्रेस चेंज हो चुका है जहाँ पे जाना था वो। अब आपको मैं बताता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, मेरे को दिक्कत हो रहा है ना। देखो मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, दस्तावेज तो पता है लेकिन उनको ना कैसे क्रम में जमा के रखना है, ये एक्चुअली मैं फोटो खींचा था वहीं पे जाके। देखो इससे क्या होगा कि आप लोग जैसे कि कल पेपर, कल जिसका है ना उनको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मेरे को कैसे जमाना है करके।
ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले आपका जो रहेगा, देखो सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है, तो सबसे पहले जैसे दस्तावेज को क्रम से जमाएंगे तो व्यापम परीक्षा प्रवेश सबसे पहले एडमिट कार्ड को रखेंगे सबसे सामने में, ठीक है। एक तो ओरिजिनल का फोल्डर अलग बनाइएगा और इसका अलग बनाइएगा। तो एडमिट कार्ड को सबसे पहले रखना है, उसके बाद आपको रिजल्ट को रखना है व्यापम का, जिसमें आपका रैंक दिखा रहे हैं। उसके बाद जो ये वाला बोल रहा था दस्तावेज सत्यापन, जिसमें आपका संभाग दस्तावेज सत्यापन वाला जो दिखा रहा है ना, ये आपको लेके जाना है। बस इसी में संभाग आपको क्या करना है, देख लेना है। ये अपडेट हो चुका था सारे बच्चों का, शुरू में नहीं हुआ था, ठीक है। चौथा आपको क्या लिखना है, 10वीं का लेके जाना है। 10वीं इसी क्रम में रखना है ना, इसी क्रम में आप क्या कर लिए, स्टेपल मार दो, ठीक है। या स्टेपल नहीं मार रहे तो फोल्डर को जमा के रख दो। 10वीं हो गया। इसके बाद आपको निवास लेके जाना है। निवास के साथ आपका स्थायी जाति होगा, स्थायी जाति, निवास और जाति एक साथ रहेगा। इसके बाद होगा आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र ना जो ओबीसी एनसीएल वालों को लग रहा है, ठीक है, ओबीसी एनसीएल वालों को लग रहा है। कई जगह ऐसा हुआ जैसे कि किसी बच्चों का ओबीसी तो है लेकिन क्या हो रहा है, वो जनरल से ले रहे हैं तो उतना चेक नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें यह भी छूट दी गई है कि अगर नहीं बना है तो बाद में आपको बनाने का अवसर भी दिया जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद अगर आपका ओबीसी एनसीएल बना हुआ है, रिजल्ट के बाद बोल रहा मतलब 2 जुलाई के बाद भी बना हुआ है तो भी से लेके आइएगा, और रिजल्ट के पहले है तो भी से लेके आइएगा। मतलब है तो लेके आइए, नहीं है तो वहाँ पे आपको दे देना है कि सर ये बचा हुआ है मैं बाद में दे दूंगा, ऐसा, ठीक है। एकदम ज्यादा ना ऐसा नहीं कर रहा है। शुरू में बोल रहा था कि अपात्र कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं। ओबीसी आय प्रमाण पत्र को लेके उतना ज्यादा ये नहीं है, आपको बनाने के लिए अवसर दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसी क्रम में रखेंगे निवास, जाति और आय प्रमाण पत्र। इसके साथ ना देखो, जिनको को ऑलरेडी जॉब में है वो एनओसी को लगाएंगे, एनओसी को लगाएंगे। और जो लोग दिव्यांगता है वो पीएच वाले हैं, अब पीएच वाले तो आई थिंक खत्म हो गए होंगे, वो पीएच वाले लगाएंगे, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक वाले यहीं पे अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। ये इसी क्रम में रहेगा, तीनों अलग से हैं, फ्रेशर के लिए तीनों नहीं है, ऐसा, ठीक है। इसके बाद क्या लगाएंगे आप, 12वीं का लगाएंगे। 12वीं के साथ आप लगाएंगे स्नातक का। स्नातक का जमा रहा है ना, तो जैसे कि इंजीनियरिंग किया है तो 8, 7, 6, 5, 4 एक क्रम में जमा के रखना है, परेशान नहीं करना है उनको ना, उनके लिए सहूलियत करके दे दीजिए। या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके दे दीजिए, ठीक है। 6 वाले 3 साल वाले तो 1, 2, 3 दे दीजिए, या 3, 2, 1, मतलब क्रम में जमा के रखिए ताकि उनको दिक्कत मत हो, ठीक है, ताकि आपके साथ कम से कम सही रहे। इसके बाद आपको क्या करना है, बीएड का जमा के रखना है। बीएड का क्या 4 सेमेस्टर होगा ना, डीएड का भी 4 सेमेस्टर है, तो उनको आप क्या करिए 1, 2, 3, 4 या 4, 3, 2, 1 ऐसे इसको जमा के रखिए। 12वीं, स्नातक, बीएड। और एक बचा है आपका कौन सा, सीजी टेट। सीजी टेट और सीजी टेट का ही डिटेल एक्चुअली सत्यता प्रमाण पत्र में आपने डाले होंगे, तो सीजी टेट वाला जो हो जाएगा, इसके साथ ही कई बच्चे का सी टेट है तो सी टेट भी आपको लेके चलना है, जो पास वाला है वही लेके चलना है, ठीक है। कई बच्चे दोनों को डाल दे रहे हैं, दोनों को ले ले रहे हैं, और कई जगह ऐसे कि नहीं डाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बात ऐसा है जिसका आपने डॉक्यूमेंट शो किया है उसका मेंशन करना है सत्यता प्रमाण पत्र में, ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर एक ठोक में पास हो चुके हैं तो एक ही डालिए, और नहीं पास है तो सी टेट डाल दीजिए, ठीक है। ये क्रम ऐसे ही होगा। एक बार और देख लीजिए क्या क्या है। एडमिट कार्ड सबसे पहले, व्यापम का रिजल्ट, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन पत्र जो रहेगा वो दस्तावेज सत्यापन पत्र हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका एक हो जाएगा ये 10वीं का हो जाएगा, फिर निवास हो जाएगा, फिर स्थायी जाति हो जाएगा, फिर आय प्रमाण पत्र ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, फिर एनओसी, फिर पीएच और भूतपूर्व, ये तीनों में से कोई आता है तो, फिर 12वीं का, स्नातक का, बीएड का और टेट का। इतना आपको क्या करना, लेके जाना है। अब देखो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसका किसका ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा, जैसे एडमिट कार्ड तो प्रिंट आउट ले ही जा सकते हैं, रिजल्ट भी प्रिंट आउट लेके जाएंगे। दस्तावेज का जो रहेगा फोटो वोटो लगा रहता है, ठीक है, तो दस्तावेज जो संभाग वाला रहेगा वो ओके, और एक क्या रहता है सामने जो रहता है वो चीजें। इसके बाद आ जाएगा आपका 10वीं का ओरिजिनल दिखाना है, तो आपको 10वीं से चालू कीजिए, इसको अलग से फोल्डर में बना के रख लीजिए, एकदम सहूलियत टाइप के बता रहा हूँ, बच्चे टाइप का, ठीक है। 10वीं का अलग से ओरिजिनल दिखाना है आपको, फिर निवास को अलग से बना के रख लीजिए, फिर बना के रखेंगे जाति को, ठीक है। फिर आय का प्रमाण पत्र को ना जो ओरिजिनल सील लगा होगा, सील लगा होगा समझते हो, ठीक है, चॉइस सेंटर वाले सील लगा रहे हैं आजकल, उसी को दे देना है चुपचाप, ठीक है, तो उसी कॉपी में लगा देना है। इसके बाद अगर एनओसी, पीएच और ये भूतपूर्व है तो इनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आपका 12वीं का दिखाना है ओरिजिनल में, इसके बाद आपको ग्रेजुएशन का दिखाना है, उसके बाद बीएड का दिखाना है, उसके बाद सीजी टेट का दिखाना है। तो इतना चीजें, सीजी टेट का भी ऐसा है कि एक्चुअली क्या होता है, सीजी टेट का जैसे निकाले होंगे तो ई प्रमाण पत्र जारी करता है व्यापम के द्वारा,
तो कई बच्चे कलर में निकाल लेते हैं, कई बच्चे नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल का लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि उसका ऐसा नहीं कि उसका ओरिजिनल होगा और इसका फोटोकॉपी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार नॉर्मल लेके चले जाइए, दे दीजिए, उसका डबल कॉपी दिखाने की जरूरत। आपको केवल इतना बस दिखाना पड़ेगा, क्या क्या, ओरिजिनल में 10वीं, निवास, जाति, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसका, NOC, PH या भूतपूर्व का, फिर 12वीं का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर B.Ed का, ठीक है। इतना चीज़ों को एकदम मस्त है, अलग से जमा के रखिए फोल्डर में, और एक फोल्डर में इन सबको एक साथ अटैच कर दीजिए, सीधा स्टेपलर मार के दे दो। उसके बाद आपको कहीं हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। फोटो आपको क्या लगेगा, एक ठो लगेगा, किस में लगेगा, सत्यता प्रमाण पत्र में, ठीक है, जहाँ पे आप उपस्थित वाले रहेंगे ना, जिसमें सारा फोल्डर भरे रहते हैं। इसको मैं बताया भी था, कहाँ बताया था आपको, ये वाला, जैसे कि ये देख, शिक्षक दस्तावेज सत्यापन पत्र, ये वाले को आप भरेंगे और इसमें आपको मिलेगा कि सारा चीज़ें क्या है। देखो, शिक्षक दस्तावेज, यहाँ पे फोटो लगाएंगे, साइन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। सत्यापन तिथि, इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है, वो भी बता देता हूँ मैं। देखो, सत्यापन तिथि जैसे जिस दिन रहेगा उसी दिन का मानना है। रैंक जितना आया है वो भी आपको पता होगा। टेबल क्रमांक, टेबल क्रमांक में क्या करेंगे कि जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि आपका टेबल क्रमांक 9 है कि 10 है, सरगुजा संभाग में कितने नंबर है, वो टेबल क्रमांक आपको डालने हैं। टेबल क्रमांक में भी एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे खाली है ना, तो टेबल क्रमांक, जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ। मेरा टेबल क्रमांक 10 था, लेकिन 10 वाले बहुत ज़्यादा भीड़ थे, तो सर लोग कॉपरेट कर रहे थे कि काम करो, इसको टेबल क्रमांक साथ में करवा लो, ऐसा करके। हाँ, खाली है तब करवा रहे थे, नहीं तो नॉर्मल जिस टेबल में है उसी टेबल में करवा रहे थे, ठीक है। तो हालांकि उसमें ऐसा होता है कि दस्तावेज सत्यापन होगा, लेकिन बाकी जो ID जो होता है ना, लॉगिन ID होता है, वो पर्टिकुलर एक एक टेबल के लिए अलग कंप्यूटर बना हुआ है, तो आप उसी टेबल में करवाएंगे, वो सही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा स्पीड से नहीं बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, उसी टेबल में करवाना है, जिस टेबल में रहेगा वो मिल जाएगा, आपको साइन करना रहता है। पात्र या पात्र आपको नहीं भरना है, ये सर लोग भरेंगे। जब आपको सारे डॉक्यूमेंट का निरीक्षण कर लेंगे, सारा चीज़, तिथि को चेक कर लेंगे, उम्र सबको चेक करेंगे वो लोग लाइन से। और ये चेक लिस्ट है, एक्चुअली ये चेक लिस्ट है, मतलब इसी में क्या करेंगे, टिक करते जाएंगे आपका कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा नहीं है करके। जब सारा चीज़ चेक हो जाएगा तब आपको पात्र घोषित करेंगे, लोग खुद लिखेंगे, आपको खुद नहीं देना कि मैं पात्र हूँ करके, ठीक है। ओके, फोटो मारेंगे, फोटो के आधा में सिग्नेचर कर देंगे, आजकल सब जानते हैं ना, कलर फोटो रहेगा, और आजकल ठीक ठाक दिखे वैसा वाला फोटो, मतलब जैसे कि कोशिश करेंगे व्यापम के जो साइड में डाले वही फोटो लेके चले जाइए, होगा तो। हाँ, अभ्यर्थी की जानकारी, देखो, व्यापम द्वारा जारी सूचना पत्र, पहला चीज लिखा है, ये जो टोटल है ना, ये सूचना पत्र का है, एक्चुअली इसमें आपको रोल नंबर डालना है। क्या डालना है, रोल नंबर, किसका, व्यापम का, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल व्यापम मेरिट लिस्ट कितना है, जैसे कितना रैंक आया, 200 आया, 400, उसको डालना है। अभ्यर्थी का पूरा नाम डालेंगे, जैसे साहू लिखते साहू लिखो, देवांगन लिखते देवांगन, नहीं लिखते चुपचाप लिख दो। उसके बाद उनका नाम इंग्लिश के कैपिटल में, पिता पति का नाम जो भी है आप लोग डालते हैं। इसका लिंग हो गया, जाति वर्ग हो गया, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। स्थायी पदम, ये 4 एड्रेस हो गया। जन्म तिथि प्रमाण पत्र अनुसार, और 1 जनवरी 2023 को आयु मान के, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि जन्म तिथि आपको डालना है ना, लेकिन जैसे एज कैलकुलेटर निकाल के आपको कल ही बताया था कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी आयु क्या है, आज की स्थिति में नहीं मार देना है, ठीक है। अनुप्रमाण पत्र में वर्तमान आयु लिखा हुआ है, तो आज की स्थिति में होता है, लेकिन इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में क्या है, तो आपको एज कैलकुलेटर से निकालना है। एज कैलकुलेटर गूगल में करेंगे, शुरू में डेट ऑफ बर्थ डालना है, और क्या डालना है, नीचे में 1 जनवरी 2023 डालना, तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। कि इसको ही बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, सब पता चल जाएगा। मतलब ऐसे ही कर लेते हैं ना यार, देखो, ये देखो, एज कैलकुलेटर एकदम, अभी क्या है ना, अब देखिए पारदर्शिता बहुत सारा आ गया, पहले तो बहुत डरते थे कि क्या होगा, करप्शन होगा, ये होगा, अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, सपोज दैट आपने कुछ भी डाल दिया, फरवरी डाल दिए, हाँ, ये जैसे कि 9 फरवरी हो गया, या फिर अपना कुछ भी ये हो गया, इसके लिए तो डेट ऑफ बर्थ है। एज डेट ऑफ, तो इसी को आप लोग क्या करेंगे, इसी को 1 जनवरी करके करेंगे, इसको क्या करेंगे 1 जनवरी, और इसको 23 कर देंगे, तो आपका ना क्या होगा, ये निकल जाएगा कि कितने महीने कितने दिन हुए हैं, ऐसे करके इसको आप लोग क्या करेंगे, वहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है। कहाँ गया मेरा डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है निवास प्रमाण पत्र क्रमांक। निवास प्रमाण पत्र क्रमांक में अगर पुराना वाला होगा ना, तो राजस्व प्रकरण क्रमांक करके दिया हुआ है, B121 डबल नहीं लिखना है, ठीक है। इधर वाला दिया और उधर वाला भी दिया होगा, ओके। नहीं समझ आएगा तो आपको वहां पर जाके भरना ही है, ऐसे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कुछ कुछ को अभी से बता देता हूँ, ठीक है। वहां जा खड़बड़ाना नहीं है इधर उधर करके। जारी दिनांक, उसमें जिस को अनुमोदन होता है, अनुमोदन तिथि ना, आवेदन क्रमांक नहीं। देखो, 2 चीजें होता है,
ऑनलाइन वाले को सब थोड़ा ध्यान रखना है, आवेदन आप जब करते हैं वो तिथि होता है और अनुमोदित कब होता है वो तिथि। आपको अनुमोदित तिथि डालना है जारी दिनांक करके, क्योंकि लोग चेक करेंगे अनुमोदित तिथि को चेक करेंगे कि आपका निवास रिजल्ट के पहले का है ना, अभी का नहीं है, ऐसे करके। ऐसे स्थायी जाति में भी आपको ध्यान देना है। नया वाला होंगे तो नया वाला आपका पूछ के भरना है कैसे नंबर डालना है करके, उसमें भी आवेदन क्रमांक डालना रहता है और इसका तिथि को अनुमोदन क्रमांक डालना रहेगा। किसमें? निवास और जाति में। नया वाला बनाया हो, अगर रिजल्ट के बाद बनाया हो तो नहीं चलेगा, ठीक है, उनको पुराना वाला ही डालिएगा। ओके, ठीक है। हाँ, पुराना नया वाला अगर पहले से बना चुके हो रिजल्ट पहले का तो अपने हिसाब से डाल दीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि आप पुराना वाला ही डालिए अगर पुराना वाला है तो। चलिए, अब आता है विशेष पिछड़ी जनजाति हो गया, तो अगर आप हैं तो आपको हाँ डाल के कौन सी जनजाति के हो वो बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें छूट मिलता है, जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। ओके, आय प्रमाण पत्र हो गया तो क्रमांक डालना है। क्रमांक कौन सा डालना है? जैसे कि उसमें देखिए दो होता है, एक होता है आवेदन क्रमांक होता है, एक होता है आपका एक प्रकरण क्रमांक होता है। तो आपको आवेदन क्रमांक डालना है। क्या डालना है? आवेदन क्रमांक, ठीक है, आज मैं डाला हूँ आवेदन क्रमांक, और उसका दिनांक डालना है, अनुमोदित दिनांक डालना है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये हो गया। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र वाले तो अपना खुद देख लेंगे ऐसे। दिव्यांगता हाँ नहीं जो भी है, कितना % है ये दिखाएंगे, वो सर्टिफिकेट आप प्रस्तुत ऑलरेडी करने वाले हैं। भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं ये भी दिखाएंगे। अब आता है शैक्षणिक अर्हता। देखो, हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड परीक्षा, तो बोर्ड कौन सा दिखाएंगे आप लोग? जिस बोर्ड से पढ़े हैं, जैसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, या आप KVS वाले तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल हो जाएगा, ठीक है। और कहीं से पढ़े तो और कहीं दिखाएंगे। ओके, उत्तीर्ण वर्ष कौन सा था, पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक प्रतिशत, यहाँ पे फर्स्ट लिख दीजिए। ओके, ऐसे ही स्नातक उपाधि का विवरण, विश्वविद्यालय कौन से विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, जैसे CSV2 वाले हैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेका, ऐसे हिंदी में लिख दीजिए ना, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर, ऐसे एड्रेस के साथ। उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और श्रेणी, ऐसा। अब आता है DL BEd। देखो यहाँ पे DA DL BEd जिसमें किए उसको टिक कर दीजिएगा, कब उत्तीर्ण किए और उसका दिनांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भी चेक करेगा। कैसे चेक करेगा? कि रिजल्ट तक के बना है कि नहीं बना है, ये चेक करेगा, ठीक है। TT पात्रता, CTT पात्रता, तो इसमें यही है, पूर्व माध्यमिक स्तर का होना चाहिए, और दोनों में ना एक ही चीज़ को लिख दीजिएगा, एक ही डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। जैसे कि अभी लास्ट TT 2022 में हुआ था अगस्त में, तो वो लिख के उत्तीर्ण वर्ष और 22 करके, अगर अभी पास है, पुराना पास है तो पुराना डालेंगे, ठीक है, दिनांक डालेंगे और उत्तीर्ण वर्ष दिखाएंगे। ओके, नंबर डाला नहीं है ना जबरदस्ती का। अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर एक ही डालो, और एक ठो और चलता है तो अल्टरनेट और रख लो, जो एक्टिव रहता है, आपके पास रहता है, आपके पापा के पास या अपने भाई के पास रहता है, उसको दे रहो ताकि कोई अपडेट होते रहे। लेकिन शुरू में अपना ही डालना है, व्यापम वाला डालना है जिसमें मैसेज आता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, ये दोनों में साइन नहीं करना है, वो लोग सत्यापन सहायक के हस्ताक्षर होते हैं और सत्यापनकर्ता अधिकारी के साइन होते हैं, ठीक है। ये दोनों में साइन करेंगे प्रॉपर। आप लोग को साइन करते तक के रुकना है, उसको चेक करना है कि साइन किए कि नहीं किए करके, नहीं तो ऐसे देख के चले गए तो ऐसा नहीं, क्योंकि इनको साइन करवाना है। पता चलता है कल के डेट में ये भी हो सकता है कि हमने देखा ही नहीं दस्तावेज करके ना, तो दस्तावेज को पूरा टिक करेगा आपका, और ये दोनों लोग साइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सबको देख के ना वो लोग क्या करते हैं, सब तिथि देखते हैं, आपका उम्र देखते हैं कि उम्र कम ज़्यादा थोड़ी हुआ ऐसे करके, फिर बाद में पात्र हैं अपात्र ऐसे करके डालते हैं, ये डालेंगे। उसके बाद फिर एक फोटो लग जाएगा, उसके बाद बोलेंगे कंप्यूटर, एक ऑपरेटर रहता है उसमें, ऑनलाइन डैशबोर्ड में सारा चीज़ दिखा रहा है, उसमें ये दिखा रहा है कि उनके साइड में, क्योंकि उनके लॉगिन ID उनका खुद का है, तो वो पैनल में लोग खुद दिखाएंगे कि ये दस्तावेज सत्यापन के लाया हुआ है और इसके दस्तावेज पात्र हैं ऐसे करके। तो वो जैसे आपका जैसे ही वो लॉगिन कर देंगे 1-2 घंटा या फिर आधा घंटा बाद, जैसे ही अपने ID में खोल के देखेंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो, ये आज का DPI हो गया। अब जैसे कि इसमें आते हैं व्याख्याता सीधी लिंक करके, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे खोल दिया हूँ, कहाँ गया, ये खोला हुआ है ना, ये तो आपको सबको पता हो गया, इतना तक आ जाता है, फिल हो गया है, और ये मेरे को अलॉटमेंट हो चुका है स्कूल। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन पत्र है, तो शुरू में क्या अगर नहीं हुआ है तो क्या दिखाएगा, अलॉटमेंट लेटर दिखाएगा, लेकिन हो गए हैं तो देखो क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा शिक्षा विभाग संभाग बस्तर सीधी भर्ती, और इसमें आपका क्रमांक दिखाएगा, कौन सा क्रमांक है, प्रति आपका एड्रेस हो जाएगा जो था। यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन विषयक लिखा है, क्या लिखा है, शिक्षक भर्ती 2023 में आपका शिक्षक विषय टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के लिए दिनांक 25/8/2023, क्योंकि आज का डेट था, कई लोग को जिस दिन होगा उसी दिन दिखाएगा, थोड़ा देर बाद दिखाता है, आधा घंटे बाद। दस्तावेज सत्यापन कर लिए गए हैं, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सत्यापित हो चुका है, आगे की प्रक्रिया के संबंध में आपको पृथक से सूचित किया जाएगा, और यहाँ पे साइन हो गए, मतलब इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट चेक हो चुके हैं। अब इसी में थोड़ा से कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसे पात्र हो गए कि अपात्र हो गए, कैसे पता चल रहा है, तो एक्चुअली इसमें क्या था कि व्याख्याता वाले में थोड़ा ये था कि जैसे कि क्योंकि जनरल और OBC वाले को पूरा क्या कर दिए गए थे, अपात्र कर दिए गए थे, क्योंकि उनके लिए पोस्ट नहीं था। तो कई सारे मेरे जो दोस्त थे वो लोग काउंसलिंग में भाग लिए थे, डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए, तो उन लोगों में लिखा गया था ऐसे, मतलब जैसे कि उसके दस्तावेज में कि आपको अपात्र किया जाता है, क्यों
क्यों? क्योंकि आपके पास ये दस्तावेज नहीं था, आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं था, आप दूसरी जाति से भरे थे, तो उसके कारण से लिखा जाता था। अपात्र होने पे, पात्र होने पे ऐसे लिखा जाता था। तो ये मान के चलो कि अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ है मतलब आप पात्र पाए गए हो। आगे समझ में? अपात्र होगा तो अपात्र होने के कारण बताया जाएगा उसमें आपके डैशबोर्ड में, ठीक है। एक आध अपात्र मिलेंगे तो उसका भी हम कल परसों दिखा देंगे, ओके, ठीक है, क्योंकि उसका कारण बताया जाएगा। ये हो गया, इतना चीजें क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। हाँ, आधार कार्ड की फोटोकॉपी में भूल रहा था, आधार कार्ड आपको एक सेट लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है, ऐसे दिखाना है, और आधार कार्ड की कॉपी भी रहेगा, यही अटैच में रहेगा, लास्ट में रहेगा आधार कार्ड, ठीक है। तो ये हो गया आज की जानकारी, जितना सारा था, और ज़्यादा तो इसमें नहीं है। असिस्टेंट टीचर, लोक शिक्षण हो गया, स्कूल एजुकेशन हो गया, ये भी बता दिया मैं, होम वाला शिक्षण, हाँ इसमें हम लोग थोड़ा सा और अपडेट की बात करेंगे, ठीक है, ओके। एक लास्ट छोटा सा अपडेट है, हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, व्यापम की आज साइट में आएंगे, ठीक है। व्यापम की साइट में क्या है, तो व्यापम की साइट में पोस्ट आए हुए हैं। ये पोस्ट किसका है, एक्चुअली उस दिन बता दिया था, जो बोर्ड संचालक होते हैं ना, उनका पोस्ट आया यहाँ पे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग नया रायपुर के अंतर्गत हैंड पंप तकनीशियन भर्ती परीक्षा 2023 PHEH 2023 के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति निकला है। ये क्या है, तो एक्चुअली ये क्या है, 4496 करके लेटर है, इसमें बताया गया है टोटल 25 को आया, 25 को आया, 26 को आया, हाँ 25 को आया है। देखो, ये ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 25/8/2023 और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 10 तक के। 25 से चालू हो चुके फॉर्म और 10 तक के आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। ओके, त्रुटि सुधार 11 से 23 होगा। 24 तारीख को इसका पेपर है ना, संभावित बता रहे हैं, केवल संभाग में होगा। एक्चुअली क्या है कि इसमें बजट सत्र के दौरान घोषणा की गई थी कि लिखित परीक्षा के परीक्षा शुल्क के संबंध में, तो ये तो परीक्षा फीस माफ रहेगा, ओके, स्थानीय निवासी के लिए। इसके बाद ना इसका एक चीज़ और हमने को पता करना था कि इसमें कौन कौन लोग पात्र होंगे, तो आई थिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिखाना चाहिए, हैंड पंप टेक्नीशियन ना, ये दिखा रहा है अपने को। अब इसके रिक्रूटमेंट में देखते हैं कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, विभागीय विज्ञापन हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा, तो हम लोग विभागीय विज्ञापन देख लेते हैं। विभागीय विज्ञापन, ये सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है। इसमें अगर हम लोग देखें 22,400 से 7,200 ना, मतलब ये तृतीय श्रेणी के क्लास के रहेंगे, ठीक है, लेवल 5 का। इसमें हैंड पंप टेक्नीशियन का 188 पोस्ट हैं टोटल, लेवल 5 हैं। तो देखो, एक तो आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आपको ITI होना चाहिए। ITI किस में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, किस में होना चाहिए, देखो फीडर ट्रेड में होना चाहिए, ठीक है, या मैकेनिकल ट्रेड में होना चाहिए, या मोटर मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए, ठीक। ट्रैक्टर मैकेनिकल ट्रेड, ऑटोमोबाइल मैकेनिक ट्रेड और मशीनिस्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें 2 वर्ष बोला जा रहा है ना, 1 साल वाला नहीं। और फिटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी। किसको देंगे प्राथमिकता, फिटर ट्रेड को। इतना में से कोई भी हो सकता है, एक तो होना चाहिए फिटर ट्रेड, एक मैकेनिकल होना चाहिए, एक मोटर मैकेनिकल होना चाहिए, या तो मतलब या तो बोल रहे हैं ना, फिटर ट्रेड है या मैकेनिकल है या मोटर मैकेनिकल है, या तो ट्रैक्टर मैकेनिकल है या ऑटोमोबाइल मैकेनिकल है, या मशीनिस्ट ट्रेड का, ठीक है। तो इसमें से जो प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए 2 वर्षीय का, और फिटर ट्रेड को हम लोग प्राथमिकता देंगे बोला है, फिटर वाले को ज़्यादा होगा, 2 साल का रहता है ये। इसके बाद इसका कौन कौन से कितना पोस्ट है करके टोटल 188 पोस्ट हैं। सामान्य शर्त क्या है, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता अंदर फिटर ट्रेड को प्राथमिकता का आशय मतलब क्या होता है, देखिए फिटर ट्रेड के अतिरिक्त अन्य विहित ट्रेड धारियों के अंक समान होने की स्थिति में ही मेरिट क्रम में फिटर ट्रेड धारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब सभी का नंबर बराबर है, ठीक है, तो जाके हम फिटर वाले को प्राथमिकता देंगे। ऐसा नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट किए और मैकेनिकल वाला टॉप किया था और फिटर वाला नीचे था तो फिटर वाले को मिलेगा ना, ऐसा नहीं है। उसे बोला कि सारे लोग का अगर बराबर नंबर है तब हम फिटर को प्राथमिकता देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अपरिहार्य स्थिति में यदि फिटर ट्रेड में, ठीक है, समान अंक धारित में से एक से ज़्यादा अभ्यर्थी आते हैं तो इनकी वरीयता सरल क्रमांक 6 अनुसार निर्धारित होगा। ये क्या बोलता है, 6 समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार कर मानते हुए चलते हैं। मतलब जैसे फिटर वाले एक साथ हो गया, फिटर वाले का बराबर नंबर है तो जिसका उम्र ज़्यादा है उनको हम दे देंगे, ऐसे करके ये जनरली ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जिनकी जन्मतिथि पहले आती है उनको। अब जिन अभ्यर्थियों के अंक और आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार होगा। और बराबर से गलती से आपने बराबर नंबर ला के एक ही दिन पैदा हो गया तो आपके इंग्लिश की स्पेलिंग चेक के आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। ये एडीओ में हुआ था मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ जो 12 नंबर के थे, 12 नंबर का बराबर नंबर था, लेकिन मैं छोटा था बाकियों से तो उन लोगों को मिला था, बराबर नंबर था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो 100 पूर्णांक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है।
इसके बाद ST SC पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को अपनी जाति संबंध, ये तो ठीक है, ये सब समझ आ जाएगा। 18 वर्ष से 35 वर्ष लिया गया, बाकी ST SC OBC और महिला को जितना छूट मिलता है वो चलेगा, ठीक है। दिव्यांगता वाला भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिव्यांग वाले भर सकते कि नहीं भर सकते, एक्चुअली देख लेते हैं। तो इसके लिए दिव्यांगता श्रेणी ही पात्र होंगे ना, जो 40% से कम दिव्यांगता वाले में आते हैं। ओके, इसमें तो बाकी नहीं है, बाकी थोड़ा हम सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, वो सही रहेगा। सिलेबस में डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस है, देखिए सिलेबस क्या है। हैंड पंप टेक्नीशियन के चयन हो तो पाठ्य व्यापन द्वारा टोटल अंक 40 है। सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, 40 प्रश्न है। सामान्य ज्ञान, हाई स्कूल स्तर के सामाजिक विज्ञान, भारत का भूगोल होगा, सामान्य गणित होगा, ठीक है। समसामयिक राष्ट्रीय महत्व मतलब करेंट अफेयर रहेगा, राष्ट्रीय स्तर के खेल रहेगा, 5 चीज हो गया। और सामान्य बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक योग्यता मतलब आपका एप्टी रीजनिंग, ठीक है, खासतौर पर रीजनिंग को ज़्यादा लेते हैं, विश्लेषण और तार्किक योग्यता, ये रहेगा 15 नंबर का सामान्य का। छत्तीसगढ़ का सेम टू सेम सारा चीज, इतिहास, भूगोल, साहित्य, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक, उद्योग और करंट अफेयर, ये सब के सब 25 नंबर का। तो 15 और 25 कितना हो गया, 40 नंबर का। 40 नंबर का पेपर है, बराबर नंबर लाया जाएगा, ठीक है। तो वो 40 नंबर में जितना ज़्यादा है, एक का 1 नंबर है, ऐसा करके हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसमें क्या बताया गया है, बाकी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्म है जिन लोग बंदे लोग खास तौर पे जिसमें फीटर वीटर में ITI किए हुए हैं, मैकेनिकल से ITI किए हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट भी ठीक ठाक लग रही है, ठीक है, 22,000 लेवल 5 में, ठीक। तो ये हो गया हमारा आज का जानकारी। बाकी जैसे कोई भी चीज़ें और भी रहेगा तो हम बिल्कुल अपडेट आपको लेके आएंगे, ठीक है। बाकी एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हाई कोर्ट में आजकल क्या हुआ। ओके, थैंक यू। नमस्कार साथियों, जय PSC एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी आप लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग शिक्षक भर्ती पे कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ एक नया कहानी और शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में कोर्ट केस का। एक तो काउंसलिंग चल ही रहा है, उसमें भी PVTG ग्रुप को बाद में लिस्टेड करके ST ग्रुप का अलग से कटअप जारी किया गया, वो तो हमने बताया। साथ ही साथ एक पैरेलल चल रहा है जिसमें BEd अभ्यर्थियों को किया गया है बाहर, ठीक है। तो BEd अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, तो BEd अभ्यर्थी क्या क्या कोर्ट केस में मतलब अप्लाई किए थे कि ये जो डिसीजन दिए हैं, ठीक है, वो डिसीजन तो ठीक है, लेकिन व्यापम के द्वारा क्या किया जाएगा, मतलब इसको DPI के द्वारा क्या किया जा रहा है, काउंसलिंग किया जा रहा है, ठीक है। इसके संदर्भ में एक याचिका दाखिल की गई थी। तो ये कोर्ट केस का अपडेट हम लोग लेके आए हैं। ये है हमारा, एक्चुअली ये अभी ऑर्डर कॉपी आया हुआ है, WPS नंबर है 5913 ऑफ 2023 का, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है कि इसमें अगर हम लोग बात देखें, हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का रहेगा, क्योंकि DPI के अगेंस्ट में हो रहा है। हमारा वादी प्रतिवादी का क्या है, DPI के अगेंस्ट में है। तो इसमें जो है एक्चुअली इसमें वकील भी बताया है, एडवोकेट जनरल है एक वादी, और एक है व्यापम, काउंसिल ऑफ व्यापम। तो इसमें जो डिसीजन आया हुआ है, हालांकि ज्यादा कुछ था नहीं, मैं आपको बता दूंगा, पहले पढ़ लेता हूँ उसके बाद बता देता हूँ। देखो इसमें लिखा क्या है, ये लिखा गया है कि व्यास सर का है, नरेंद्र कुमार व्यास सर का। तो ये है द इशू राइज इन दिस रिट पिटीशन इम्पेंडिंग फॉर कंसिडरेशन बिफोर द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट। मतलब इस कोर्ट में एक्चुअली ये जो याचिका है, इसका मुद्दा उठाया गया है, वो पहले से ही विचाराधीन है। इसमें डबल बेंच में, डिवीजन बेंच में 2 खंड होते हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच ऐसा होता है। तो डबल बेंच, डिवीजन बेंच में ऑलरेडी क्या है वो लगा हुआ है केस, ठीक है। लेट दिस मैटर बी लिस्टेड, हम लिस्टेड करेंगे आफ्टर द मैटर विच इज पेंडिंग बिफोर, मतलब जो कंप्लीट बिफोर में, क्योंकि वो कंप्लीट हुआ नहीं है अभी तक की, उसका तो पहला सुनवाई बस हुआ है ना। तो वो जब हो जाएगा तब इसकी बात हम लोग सुनवाई करेंगे, ऐसा करके इसमें बोला गया है, ठीक है। इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ, मैंने अनुवाद कर दिया है। तो इसमें ये बताया गया कि इस रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा विचाराधीन है, मतलब इसमें ऑलरेडी विचाराधीन चल रहा है इस न्यायालय के माननीय खंडपीठ के समक्ष, जो डिविजनल बेंच है उसके सामने। और इस मामले को पहले से लंबित मामले के बाद सूचीबद्ध किया जाए, जो पहला मामला है उसके लंबित मामले के बाद सूचीबद्ध करना, लिस्टेड करना, बाद में सुनवाई करना, मतलब जो पहले से मामला चल रहा है उसी के बाद ही होगा, ऐसे करके। तो डिवीजन बेंच का निपटारा किया जाता है, ये बाद में देखते हैं डिस्पोज ऑफ करके, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, समझो बात को, कि ऑलरेडी जो केस लगा हुआ था वो डिविजनल बेंच में लगा था, डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच में जो लगा था, ये ऐसा कैसे लगता है, तो जनरली क्या होता है कि हाई कोर्ट में जैसे कि कोई डिसीजन है ना, अब ये जो डिसीजन आया था किसके रिस्पेक्ट में आया था, सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में आया था, क्योंकि वहां से निर्णय आया था, तो सीधे सीधे डिवीजन बेंच में गया था। तो डिवीजन बेंच में गया था, तो अब जो निर्णय आएगा पुनः याचिका लगेगी, जितना भी चीजें हैं
तो डिवीजन बेंच के बराबर या तो ट्रिपल बेंच है ना, मतलब क्या होगा, न्यायाधीशों की संख्या क्या होगा, 2 या 2 से अधिक होगा, तभी जाके सुनवाई होगा। तो इसी हिसाब से क्या एकल क्रिमिनल जो लगा हुआ था वो डिवीजन बेंच के लिए छोड़ दिया कि ऑलरेडी इसमें लंबित मामला चल रहा है, उस मामले की सुनवाई भी देख लेते हैं क्या होगा, इसके बाद इसको निश्चित करेंगे। ठीक है, इतना चीज था, बाकी देखेंगे एकदम शुरुआती चरण था ये, तो अभी काउंसलिंग का देखना पड़ेगा क्या ये बनता है मुद्दा। ओके, इतना ही बस अपडेट देना था, तब तक के लिए लाइक मतलब वीडियो को देखते रहे, इसके धन्यवाद। एंड साथ ही साथ और भी कोई अपडेट रहेगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको शिक्षक भर्ती और अन्य कोई भी एग्जाम है उसकी जानकारी आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।